पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यनसंग वो हाइन के डैड को एक पेंटिंग गिफ्ट करने के लिए कहता है जो कि नेपोलियन की थी। ये सुनकर चेयरमैन होंग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें एक नेपोलियन का गिफ्ट दिया जा रहा है, क्योंकि वो नेपोलियन को अपना आइडल मानते थे। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन अपना सामान पैक करके जर्मनी की तरफ निकलने लग रही थी। तभी हाइन की बुआ आकर हाइन को रोकने लगती है, लेकिन हाइन नहीं मानती। फिर वो हाइन से पूछती है कि हिन्वू साथ में क्यों नहीं जा रहा है। हाइन कहती है कि वो बिजी है। बिमजा हाइन से कहने लगती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि उसे हाइन की फिक्र हो रही थी कि हाइन अकेले जर्मनी कैसे जाएगी। हाइन उनसे कहती है कि वो अकेले जाकर वहाँ से वापस आ सकती है। फिर हाइन अपनी गाड़ी की तरफ चले जाती है। हाइन की बुआ बहुत घबरा जाती है और उन्हें डर लगने लगता है। वहीं हाइन जब एयरपोर्ट पर जा रही होती है तो वो बहुत अपसेट हो रही होती है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और जर्मनी की तरफ निकल जाती है। फिर जब रात होती है तो हाइन की बुआ हिन्वू के आने का इंतजार कर रही होती है। हिन्वू तभी ऑफिस से आता है। हिंजा हिन्वू से पूछने लगती है कि तुमने हाइन को अकेले क्यों जाने दिया। हिन्वू को इस चीज़ का पता नहीं था कि हाइन जर्मनी चले गई। हिंजा उससे कहने लगती है कि तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया। हिन्वू को अपनी गलती पर अफसोस होने लगता है। वहीं दिखता है कि हाइन अपनी फ्लाइट पर बैठ चुकी थी और वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ में डाल देती है। हिन्वू हाइन का फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हाइन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। हिन्वू फिर परेशान हो जाता है। इसके बाद हिन्वू अपने दोस्त से मिलने के लिए चले जाता है और वो उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। वो दोनों बीच पर मौजूद होते हैं। उसका दोस्त घूमने का प्लान बनाने लगता है। हिन्वू सिर्फ अपने दोस्त की हाँ में हाँ मिला रहा होता है और वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था और वो हर पल बस हाइन के बारे में सोच रहा होता है। उसका दोस्त ग्रुप में मैसेज भेजने लगता है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इस ट्रिप में शामिल हो। हिन्वू बहुत उदास था और वो अपना मोबाइल देखने लगता है। उसका दोस्त उससे पूछने लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं हो। हिन्वू उदास होकर कहने लगता है कि वो बहुत एक्साइटेड है। उसका दोस्त उससे कहने लगता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बहुत पार्टी करते थे पहले, लेकिन अब तुम बहुत बदल चुके हो। तभी उसका दोस्त उसका मोबाइल छीनता है। वो देखता है कि हिन्वू जर्मनी का टेम्परेचर देख रहा है। उसका दोस्त उससे पूछने लगता है कि तुम वहाँ की वेदर कंडीशन क्यों देख रहे हो। उसे पता लग गया था कि हिन्वू को हेन की फिक्र हो रही है। हिन्वू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें तो मैंने सिर्फ प्यार का नाटक करने के लिए कहा था और तुम उससे सच में प्यार कर बैठे। हिन्वू इस चीज़ से इनकार कर देता है कि उसे हाइन से प्यार नहीं है। हिन्वू के दोस्त को तभी उसकी बीवी का फ़ोन आ जाता है। फिर उसका दोस्त अपनी बीवी से बात करने के लिए किनारे में चले जाता है। हिन्वू फिर आसमान के तारों को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हाइन वो जर्मनी के हॉस्पिटल में चली गई थी। वहाँ जाकर हाइन एडमिट हो जाती है और अपने कपड़ों को बदल देती है। हाइन अपने चेहरे को देखने लगती है। वो देखती है कि वो बहुत घबराई हुई है। फिर वहाँ जाकर हाइन का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसका सीटी स्कैन किया जाता है। फिर उसे इंजेक्शन की डोज दी जाती है। वहीं हिन्वू जब एक साइट चेक कर रहा होता है तभी उसे हाइन का इंटरव्यू मिलता है। उस इंटरव्यू में हाइन कह रही होती है कि हिन्वू जब उसके बारे में नहीं जानता था तब भी वो उससे प्यार करता था और फिर उनकी डेटिंग शुरू हो गई थी। रिपोर्टर हाइन से पूछती है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है। वो बताती है कि उसका मकसद है कि डिपार्टमेंट की सेल को 1 ट्रिलियन से ऊपर ले आना। रिपोर्टर पूछती है फिर कि इसके बाद आपने क्या सोचा हुआ है। हाइन बताती है कि वो सेल्स को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहती है। फिर रिपोर्टर दोबारा पूछती है कि आपकी गोल्स पूरे हो जाने के बाद क्या प्लान है। हाइन बताती है कि वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहेगी और हस्बैंड के साथ छुट्टियों पर जाना चाहेगी। वो आगे बताती है कि वो कभी हनीमून पर साथ में नहीं गए, इसलिए वो पहले की तरह अपने हस्बैंड के साथ वॉक करना चाहेगी और वो अपने हस्बैंड से दिल खोल कर बातें करना चाहेगी। अगर वो ऐसा कर पाएगी तो उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। वहीं हिन्वू ये देखकर और सुनकर इमोशनल होने लगता है और वो वीडियो को दोबारा पीछे करता है और वो फिर उसी लाइन को दोबारा सुनने लगता है। हिन्वू सिर्फ हाइन की तरफ देख रहा होता है और वो रोने लगता है। हिन्वू को अब एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर अगले दिन ही हिन्वू जर्मनी की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन डॉक्टर के पास गई होती है और वो डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कहती है। डॉक्टर हाइन को बताता है कि उसने जो टेस्ट लिए थे उसमें हाइन के ब्लड सेल में कुछ कमी आई थी। वो बताते हैं कि वो अभी उसका इलाज नहीं कर सकते। यही बात हाइन के इंडिया वाले डॉक्टर ने भी कही थी, लेकिन हाइन ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। हाइन खुद से कहने लगती है कि उसके पास टाइम नहीं है और वो बहुत सोच में पड़ जाती है। इसके बाद हाइन
स्टेशन पर बैठी हुई होती है और लोगों को देख रही होती है। हाइन को लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि लोग आपस में मिल रहे हैं। इसके बाद हाइन एक जगह पर घूमने के लिए निकल जाती है। उस जगह पर हाइन अकेले ही मौजूद होती है। हाइन को वो जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वहाँ हाइन गई थी। हाइन बहुत थकावट महसूस कर रही होती है और वो सीढ़ियाँ नहीं चल पा रही होती है। हाइन फिर सीढ़ियों पर बैठ जाती है और अपने सैंडल को निकाल देती है। तभी हाइन को इन्वू की आवाज़ सुनाई देती है, जो हाइन का नाम पुकार रहा होता है। हाइन को यकीन नहीं होता। हाइन अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे इन्वू दिखाई नहीं देता। हाइन को लगने लगता है कि शायद उसके कान बज रहे हैं। तभी उसे सामने से इन्वू आता हुआ नजर आता है। हाइन ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि इन्वू उसके सामने मौजूद है। इन्वू उसके पास आकर कहता है कि मैंने कहा था ना कि कंफर्टेबल शूज़ पहनकर घर से निकला करो। इन्वू के हाथ में जो बैग था, इन्वू उसे ज़मीन पर रखता है और उसके अंदर से हाइन के शूज़ निकालता है। हाइन बस उसे देख रही होती है। इन्वू हाइन को उन जूतों को पहनाने लगता है। हाइन उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। इन्वू बताता है कि तुम्हारा फ़ोन बंद था और मैंने हॉस्पिटल में जाकर पता किया कि तुम्हारा इलाज अभी नहीं हो सकता, और सेक्रेटरी ना ने कहा कि तुम फ्लाइट में चढ़ी नहीं। इसलिए उसने सोचा कि हाइन और कहाँ जा सकती है। सिर्फ हाइन अपने फेवरेट प्लेस पर ही जा सकती है। इन्वू कहता है कि हनीमून पर तुम्हें बहुत ही जगह पसंद आई थी। हाइन खड़ी उठकर उससे कहने लगती है कि मैंने कब कहा कि मुझे ये जगह पसंद है। मैंने कहा था कि कोई ऐसी जगह जहाँ कोई दुख ना हो। इन्वू हाइन से कहने लगता है कि मुझे प्रपोज करते वक्त तुमने क्या वादा किया था कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, लेकिन शादी के बाद आज तक हर दिन मैं रोता ही रहा हूँ। वो हाइन को बताता है कि अलग कमरे होने का फ़ायदा है कि वो रो सकता है। हाइन बताती है कि उस समय उसे शादी करनी थी, इसलिए उसने ऐसा कहा था। वो कहता है कि क्या तुमने शादी करने के लिए झूठ बोला। हाइन रोने लगती है। इन्वू कहता है कि ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। हाइन कहती है कि वो कभी नहीं बता पाई और वो चाहती थी कि इन्वू हमेशा उसके साथ रहे और वो कभी अकेले नहीं रहना चाहती थी। फिर इन्वू भी इमोशनल हो जाता है और वो हाइन से माफ़ी मांगता है। हाइन फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो इन्वू से कहती है कि उसे घर जाना है। हाइन बताती है कि उसने सोचा था कि वो घर से दूर चले जाए, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो घर से दूर चली जाएगी तो उसे जीने की उम्मीद मिल जाएगी और उसे उसका गम नज़र नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सोचते रही कि वो वापस इन्वू के साथ घर कब जाएगी। तभी इन्वू रोते हुए उसे गले लगा देता है। दोनों मिलकर रोने लगते हैं। फिर हाइन इन्वू की आंखों से आंसू पोंछती है। उस वक्त इन्वू हाइन को किस कर देता है और दोनों आपस में किस करने लगते हैं और दोनों के बीच दूरियां मिट जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि इन्वू ने जो पेन ड्राइव एक आदमी के पास दी थी, वो आदमी जब एडिटिंग कर रहा होता है तभी उसकी नज़र उस वीडियो पर पड़ती है। उस वीडियो में दिखता है उसे कि एक लड़की जो बाउंड्री की जाली को काट रही होती है और वहाँ रास्ते में कुछ खाने की चीज़ें डाल रही होती है। और यहाँ पर दिखता है कि वो लड़की हाइन के भाई की पत्नी थी, जिसका नाम था डाई। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डाई वो यनसंग के साथ अपने घर में मौजूद थी और वो इन्वू के रूम की तरफ जा रही थी। यनसंग इन्वू के रूम में जाकर वहाँ कागजात चेक करने लगता है। डाई तभी वहाँ बैठकर सिगरेट पीने की कोशिश करने लगती है। यनसंग उसे सिगरेट ना पीने के लिए कहता है। वो यनसंग को बताती है कि घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसलिए उसे सिगरेट पीने को नहीं मिलती। वो यनसंग को बताती है कि कैमरा फिलहाल के लिए बंद हुए हैं और सारे नौकर छुट्टी पे जा रखे हैं। वो बताती है कि ऐसा चांस दोबारा पॉसिबल नहीं है। वो यनसंग को बताती है कि इन्वू हाइन के पीछे चला गया है। यनसंग को कबर्ड में एक फाइल मिलती है। यनसंग उस फाइल को खोलता है। उसमें इन्वू और हाइन की तस्वीरें मौजूद थी। यनसंग उन फोटोज़ को देखने लगता है। तभी यनसंग को उसमें एक अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो मिलती है। डाई यनसंग को बताती है कि इन्वू की जासूस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रेसगो ने भी इन्वू की 3 साल तक जासूस की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। यनसंग तभी वहाँ दूसरा कबर्ड खोलता है। उसे वहाँ सिक्योरिटी लॉक नज़र आता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेसगो का सिक्योरिटी वो इन्वू के सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाता है, ये पता करने के लिए कि इन्वू और हाइन आखिर कहाँ गए हैं। वो सेक्रेटरी बहुत बिजी थी, वो ये नहीं बताती कि वो कहाँ गए हैं। फिर वो अपना फ़ोन काट देती है और यहाँ पर दिखता है कि ग्रेसगो अपने सेक्रेटरी के साथ मौजूद थी। ग्रेसगो ने ही अपने सेक्रेटरी से फ़ोन मिलाया था। ग्रेसगो को समझ नहीं आता कि इन्वू और हाइन के बीच क्या चल रहा है और वो अचानक गायब कहाँ हो गए। वहीं दूसरी तरफ यनसंग सोच में पड़ा हुआ होता है कि ऐसा क्या राज है जो इस तिजोरी में छिपा रखा है। यनसंग चाह रहा होता है कि कोई ऐसा राज मिल जाए जिससे दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए। यही यनसंग का मकसद था। वहीं दूसरी तरफ रात को इन्वू और हाइन एक रेस्टोरेंट में चले आते हैं।
हाइन हिनवू से एक काम करने के लिए कहती है। हिनवू पूछता है कि वो काम क्या है। वो बताती है कि उसके जाने के बाद मेमोरियल सर्विस ना रखे। वो कहती है कि उसके घर में जो खाना बनता है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है कि अगर मेरी याद आए तो तुम अच्छी जगह पर जाकर बियर पी लेना। हिनवू उससे पूछने लगता है कि हॉस्पिटल ने इलाज से मना कर दिया, क्या तुम इस तरह से ऐसी बातें कर रही हो। वो कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि बाद में तुम्हें कोई अच्छी खबर सुनाई दे। वो आगे कहती है कि मेरे काम के लिए तुम एक अच्छी स्पीच लिखना, मेरे फनल पर तुम मत रोना और तुम वहाँ खड़े होकर सबकी बातें सुनना कि लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, और अगर कोई गलत कहे तो उनके खिलाफ केस कर देना। हिनवू ऐसी बातें ना करने के लिए कहता है। हाइन बताती है कि उसे नहीं लगता कि उसके मरने पर कोई रोएगा, लेकिन तुम जरूर रोना। वो पूछती है कि क्या तुम रोओगे। वो कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं रोऊं। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मेरे जाने के बाद गम हो, मरने के बाद तुम मुझे ज़्यादा याद रखो, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। हिनवू पूछने लगता है कि तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हाइन कहती है कि उसे इस चीज़ का गम है कि वो यहाँ मौजूद नहीं रहेगी। हिनवू उसे चुप रहने के लिए कहता है। हाइन फिर आखिरी में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कहती है। वो कहती है कि मेरी एक वसीयत है जो शादी से पहले बनवाई थी। वो बताती है कि उसकी माँ ने उस वक्त वो वसीयत लिखवाई थी, तब जाके उसे शादी की इजाज़त मिली थी। और वो बताती है कि उसकी माँ का मकसद था कि हिनवू को कुछ नहीं मिलना चाहिए। वो बताती है कि वो उस वसीयत को बदलेगी। हिनवू हाइन को थैंक यू कहता है क्योंकि हाइन ने इस बारे में उसके लिए सोचा। हिनवू हाइन से अभी के लिए कुछ ना करने के लिए कहता है। वो पूछने लगती है फिर कब करूँ। वो बताता है कि ये चीज़ तुम बाद में करना, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। फिर वो अपना नाश्ता कंटिन्यू करने लगते हैं और इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।